नमस्कार दोस्तों, आनंद क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो या फिर गेस्ट हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिवाइडेड इन 11 कैटेगरीज। ओके, अब हम 11 कैटेगरीज को एक एक पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हुए चलेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा बिजनेस एंटिटी। ठीक है, क्या है? बिजनेस एंटिटी। अब बिजनेस एंटिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। बिजनेस एंटिटी हमें बताता है एक बिजनेस के बारे में और एक ऑनर के बारे में, जो बिजनेस का ऑनर है। ठीक है, अब इस बिजनेस में कंपनी का नाम, अब बिजनेस जो ऑनर है उसका, बिजनेस का, who invest the capital in the company and enterprises also। जब ऑनर कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगा, बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, तो ये बिजनेस के लिए क्या होगा? लायबिलिटी। ऑब्वियसली लायबिलिटी होगा। और ऑनर के लिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जब ये इन्वेस्ट कर रहा है तो इसे बाद में पैसा देना पड़ेगा, लेकिन अभी क्या है? अभी इसके लिए कैश है। ठीक है, अभी इसके लिए इन्वेस्टमेंट है, इसके लिए खर्चा है। ठीक है, ऑनर के लिए। तो ये बिजनेस एंटिटी हमें ये बताता है when owners are investment in this business, then it will be liability for the business। Okay, when owner invest the capital in the business, then it can be liability for the business. After that, business have to pay the amount to the owners by shares like equity and preference shares. It's an example. Okay, when we show this in the balance sheet, in a liability side, कैपिटल अकाउंट, जितना इन्वेस्ट करेगा उसकी कैपिटल यहाँ पे रिकॉर्डेड की जाएगी इन दी लायबिलिटी। ऑनर यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करेगा? ऑनर अपने रिकॉर्ड करेगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। उसके हाथ से कैपिटल गया, कहाँ गया? बिजनेस के पास कैश गया। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल में क्या था कि जब भी ऑनर इन्वेस्ट करेगा तो बिजनेस के लिए भी लायबिलिटी होगी। ठीक है, इन द अकाउंटिंग पीरियड उसके लिए ये काम करेगा, किससे रिलेटेड? कैश के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज मनी मेजरमेंट। ओके, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। All the counting transaction and events in any kinds, first of all we recorded in a journal or called subsidiary books. Okay, first of all we have to record it in journal. After that we have to convert in a all the transaction in a money term.
ओके, वी हैव टू ऑल द ट्रांजेक्शन इन अ मनी टर्म आफ्टर दैट वी सब्राइज। जब भी हम कोई अकाउंटिंग करते हैं तो सबसे पहले उसमें रिलेटेड होता है परचेज से या फिर सेल से। ठीक है, परचेज करेंगे, क्या परचेज करेंगे? गुड्स। इस गुड्स की कोई वैल्यू होगी, कॉस्ट होगी, और ये कॉस्ट डिटरमाइन करता है ना मनी मेजरमेंट। ओके, इस गुड्स की जो कॉस्ट है, वैल्यू है, वो मनी में मेजर करती है। डन। नेक्स्ट प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे। इस प्रिंसिपल में क्या था? ऑल दोस अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन वी आर रिकॉर्डेड इन अ अकाउंटिंग टर्म एज कॉल्ड मनी मेजरमेंट। वे सारे ट्रांजेक्शन जो हम मनी में मेजर करेंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग पीरियड। थर्ड प्रिंसिपल इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। Accounting period principle, also as known as going concern assumption। ओके, ये हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया था आपको, आप नेक्स्ट वीडियो में जाके इसकी टॉपिक देख सकते हो। ठीक है, assumption। गोइंग concern assumption में क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब भी हम बिजनेस चलाएंगे, तो हम पहले ही गोल सोच लेंगे कि हम इन्वेस्ट करते हैं 5 करोड़ का, ताकि हमें बीच में ऐसी कोई इंटेंशन, ऐसे कोई क्वाजेस या फिर ऐसी कोई कंटिजेंसी, ठीक है, ना आ जाए बिजनेस क्लोज करने के लिए। ऐसी कोई इंटेंशन ना आ जाए बिजनेस क्लोज करने के लिए, ऐसी कोई दिक्कत ना आ जाए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट इतना करते हैं ताकि बिजनेस लंबे समय तक चले। गोइंग क्वेश्चन हमें यही बताता है। ठीक है, बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो हमें ये दिक्कतें ना आए, ताकि हमारी बिजनेस को क्लोज करने के लिए कोई कॉजेस ना खड़े हो जाए। ठीक है, तो आपको गोइंग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उसी हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट अपना करते हैं। ठीक है, गोइंग क्वेश्चन। अब गोइंग क्वेश्चन के बारे में रिलेटेड हो गया अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या? इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऑल दोस ट्रांजेक्शन वी आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग ऑल इन द फाइनेंशियल ईयर। मतलब फाइनेंशियल ईयर में जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होंगे, ठीक है, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होंगे, वो हम एक साल की जितने ट्रांजेक्शन है वे रिकॉर्ड करेंगे एज अ जर्नल, लेजर, आफ्टर दैट ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। ठीक है, एक अकाउंटिंग पीरियड में जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होंगे वे रिकॉर्ड करेंगे। देन अब हम आगे पढ़ते हैं फोर्थ प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ प्रिंसिपल में बताता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ओके, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल में वो बताता है कि ऐसी कोई कंटिजेंसी इन अकाउंटिंग पीरियड ना आ जाए जिससे कि हमारा टर्नओवर, जितने हमने टर्नओवर लगाया था, टर्नओवर लॉस में ना जाए। ठीक है, लॉस किससे हो सकता है? एज ए मटेरियल में कोई दिक्कतें आ गई तो टर्नओवर हमारा लॉस जाएगा। मतलब इट मीन्स दैट कि हम मटेरियल्स को सेल्स करते टाइम उसमें कोई
दिक्कतें आती हैं, जैसे कि हम कोई गुड्स ले लेते हैं एज अ कार्टून में ऐसी कोई गलती प्रिंटिंग ना हो जाए जिससे कि हमारे सेल्स में कोई दिक्कतें आ जाए, ठीक है। तो हमें क्या करेंगे, वो रिजेक्ट कर देंगे, तो हमारे सारे मटेरियल बेकार भी हो सकते हैं, जिससे हमारा टर्नओवर डाउन हो सकता है। तो ठीक है, फुल डिस्क्लोजर हमें ये बताता है कि ऐसे कोई कंटिजेंसी ना आ जाए हमारे अकाउंटिंग पीरियड का टाइम, जो मटेरियल हमारा चल रहा हो सही तरीके से और उसमें कोई डाउटफुल ना आ जाए, ठीक है। इन मटेरियल डाउटफुल कह सकते हैं, ठीक है। मटेरियल में कोई दिक्कतें ना आ जाए जिससे कि हमें हमारा लॉस हो कंपनी का, ठीक है। तो हमारी कंपनी का लॉस ना हो, इसके वजह से हमें क्या करना होता है, इस प्रिंसिपल के थ्रू हमें अपनी कंपनी को चलाना होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट प्रिंसिपल के बारे में आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा इसी से रिलेटेड है, एज अ मैटरनिटी प्रिंसिपल। मैटरनिटी प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल है जो हमें मटेरियल से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, ऑल दोस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्ड रिलेटेड टू द मटेरियल्स, ठीक है। वो ट्रांजैक्शन जो मटेरियल से रिलेटेड होते हैं एंड रिकॉर्डेड इन द जर्नल, ओके। वो जर्नल में जो रिकॉर्ड किए जाते हैं, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किए जाते हैं, एज ए, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक एसेट खरीदा, एसेट है आपका, परचेज किया आपने कंप्यूटर, एज अ, मान लो बुक नहीं तो एक सीट का बंडल खरीदा, ठीक है। ये आपके लिए क्या है, ये मटेरियल है, ठीक है, एसेट्स है हमारे लिए। अभी हमारी कंपनी के लिए क्या है, करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है, करंट एसेट है। करंट एसेट वो एसेट होते हैं जो सेल नहीं किए जाते, ठीक है, अपनी कंपनी को आगे मतलब कैरी ऑन करने, कंटिन्यू लगातार चलाने के लिए वो एसेट जो यूज किए जाती हो, ठीक है, उसे करंट एसेट कहते हैं। अब करंट एसेट वो करंट एसेट वो मटेरियल आ जाते हैं, मटेरियल प्रिंसिपल में हमें ये बताती है कि वो मटेरियल जो हमारे बिजनेस से संबंधित हो और वो मटेरियल हो, ठीक है। ऐसे जैसे कि मैंने बताया कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या हो, मटेरियल हो गया, मटेरियल से, उस मटेरियल से क्या होगा, काम चलेगा, काम बिजनेस में काम चलेगा। कंप्यूटर से बहुत सारी ऑनलाइन फॉर्म्स वगैरह जितने भी डाटा होंगे उससे काम होगा। मटेरियल में आप जैसे कि और भी चीज़ ले सकते हो, जैसे कि मैंने सीट बंडल बोला, सीट का बंडल, सीट का बंडल क्या है हमारे लिए एग्जाम्पल हो गया मटेरियल का, ठीक है। सीट के बंडल में क्या होंगे हमारे, प्रिंटिंग होगी, ठीक है। तो ये प्रिंटिंग क्या होगी, इस प्रिंटिंग पे क्या होगा, वो सारे डाटा इनवॉइस एज अ, ठीक है, इनवॉइस हो गया और बिल रिलेटेड हो गए, कैश मेमो हो गए, ठीक है। आप ये सब एक तरीके से बना सकते हो। हम एक तो मैंने प्रोफेशनल कंपनी के बारे में बता दिया, ठीक है। हम दूसरी सिंपल इंडस्ट्रीज के बारे में ले लेते हैं, जो छोटी मोटी कंपनियां होती है उसके बारे में मैं एग्जांपल देता हूँ। एक सिंपल मटेरियलिटी में आ जाते हैं, जैसे मैंने एक सीमेंट कट्टा खरीदा, मटेरियल है, ठीक है। किस लिए खरीदा, कि मैं छोटी सी जो थी बिल्डिंग की 4-5 टाइल्स टूट गई थी, ठीक है, बेकार हो गई थी, टूट गई थी, ब्रोकन हो चुकी थी, ठीक है। और मैंने उसे क्या किया,
बनवाने के लिए सोचा, बनवाने के लिए सोचा तो हमें क्या हुआ, बिजनेस से पैसा लगेगा, बिजनेस का थोड़ा सा एक्सपेंस होगा, ठीक है। तो वो मटेरियल जो बिजनेस के लिए यूज किए जाते हो, ठीक है, वो मटेरियल प्रिंसिपल होते हैं। और बिजनेस क्या होता है, प्रिंसिपल के थ्रू भी चलता है। डन। नेक्स्ट प्रिंसिपल के बाद आगे और बढ़ते हैं। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बुक में एक अच्छी सी लाइन लिखी है इसके लिए, डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट एंड इट कैन बी बैड फॉर एम। इसमें इस तरीके से लाइन लिखी है, डू नॉट एंटिसिपेट ए प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस। मतलब इसमें क्या था, प्रॉफिट ना सोचो इतना बिजनेस के बारे में, ऐसा जैसे कि मैंने किसी को उधार दे दिया, मैंने किसी को उधार दिया, ऐसा मान के चलो कोई पार्टनर हो, ठीक है, पार्टनर को मैंने उधार दिया 2 लाख का, छोड़ के चला गया, वो पार्टनर सिर्फ तोड़ के चला गया किसी और जगह। ऐसा मैंने जब उसे पैसे मांगा कैश में तो उसने मना कर दिया, कहा कि मेरे पास ये पैसे नहीं, 2 महीने बाद दूंगा। फिर क्या हुआ, फिर मैं 2 महीने और पूछा तो भाई भाई अभी और पैसे नहीं है मेरे पास, तुम इतने पैसे ले लो। जैसे कि उसने मुझे 10,000 दे दिया और बाकी के जो होंगे 1,90,000 उसने कहा कि भाई बाद में ले लेना, ठीक है। तो 1,90,000 क्या हुआ, ऐसा मान सकते हैं कि 2 लाख हमारे डूब गए, तो ठीक है, मान सकते हैं कि 2 लाख डूब गए। क्या होगा इसे में, प्रॉफिट जो थी पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है, लॉसेस होने के चांसेस। क्या होगा हमारा बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट मतलब भूल जाओ ये चीज, 2 लाख रुपए मिले, वैसे भूलेंगे कितना, 1,90,000 भूल जाओ, नहीं मिलेंगी, ठीक है, ये लॉसेस हो सकते हैं, होने का चांस ज्यादा हो, बाय बाय द वर्ड, अरे मिल जाए तो हमारे लिए प्रॉफिट हो सकता है। मतलब किसमें क्या इतनी अच्छी लाइन लिखी है आपके बुक में, डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट एंड इट कैन बी प्रोवाइडेड ऑल पॉसिबल लॉसेस। मतलब इसमें यही है कि लॉसेस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। एज अ मैंने जैसे ही बता दिया, ओवरड्राफ्ट आपका जैसे आउटस्टैंडिंग वगैरह भी हो जाते हैं, आप बकाया भी ले लेते हो कभी रेंट वगैरह से, तो आप कहीं छोड़ चले जाते हो, तो उसके लिए क्या होगा, आउटस्टैंडिंग मतलब बैड डेट से हो गया, ठीक है। सॉल्वेंट जिसे कहते हैं, इंसॉल्वेंट। अब हम आगे प्रिंसिपल क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा कोस्ट प्रिंसिपल, एज वी कैन आल्सो से हिस्टोरिकल प्रिंसिपल। कोस्ट प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल होते हैं कोस्ट प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल होते हैं जो वैल्यू के, जो गुड्स है वैल्यू, सॉरी, जो गुड्स के वैल्यू, जो गुड्स के कोस्ट है उसको डिटरमाइन करते हैं, गुड्स का जो कोस्ट है उसको डिटरमाइन करते हैं। परचेज किया मशीनरी, मशीनरी की कॉस्ट है 2 लाख रुपए, ठीक है। ऐसे टेक एग्जांपल, आई हैव टेकन एग्जांपल, परचेज मशीनरी एज अ कॉस्ट है 2 लाख रुपए। अब मैं इसे अगले साल बेचूं, 10% क्या लगेगा इसमें, डेप्रिसिएशन। क्या होगा, ये कितने बिकेगा हमारा, 1,80,000, 1,80,000 का बिकेगा।
ठीक है, कोस्ट है हमारी, ठीक है, कि इतनी वैल्यू फिक्स नहीं है कि जो हमने खरीदा है उतने में ही बिके, ठीक है। ये तो एक कोस्ट प्रिंसिपल बता दिया और ये हिस्टोरिकल प्रिंसिपल बता दिया हमारा। डन। नेक्स्ट प्रिंसिपल आगे बढ़ते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट या फिर मैचिंग प्रिंसिपल कह सकते हो आप, ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट या फिर मैचिंग प्रिंसिपल आप कह सकते हो। मैचिंग प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल होते हैं जिसमें मान के चलो आप बैलेंस शीट में क्या शो करते हो, लायबिलिटी एंड एसेट, ठीक है। लायबिलिटी एसेट्स, उतनी लायबिलिटी लेते हो जितनी जरूरत हो और उतनी एसेट्स लेते हो जितनी जरूरत हो, और लास्ट में बैलेंस शीट पोजीशन क्या शो करता है, एज अ प्रॉफिट, ठीक है। वैसे बिजनेस चलाते हैं तो जैसे प्रॉफिट के लिए ही चलाया जाता है, ठीक है। वैसे लॉसेस में आ जाते हैं वैसे ही बंद कर दिया जाता है स्टार्टिंग में, जैसे ही पता चला कि हमें इतना लॉस हो रहा है वैसे ही बंद कर देते हैं, ठीक है। तो एज अ प्रॉफिट हम शो करने के लिए चलाते हैं बिजनेस, ताकि हमारा फायदा हो। कोई बिजनेस प्रॉफिट के लिए चला जाता है तो लायबिलिटी इतनी लेते हैं ताकि हमें आगे का भुगतान ना करना पड़े, ठीक है। तो इसमें हमें क्या देखने के मिलता है, रिवेन्यू इक्वल टू एक्सपेंसेस, ठीक है। उतने ही एक्सपेंसेस होने चाहिए जितने रिवेन्यू हो, ना ज़्यादा एक्सपेंस हो और ना ज़्यादा रिवेन्यू हो, ठीक है। अगर मान लीजिए रिवेन्यू में इस तरीके से मैं मान लूँ, मैं एसेट्स को खरीदे ही जा रहा हूँ, खरीदे ही जा रहा हूँ, बेच नहीं रहा हूँ, क्या हो, मेरे एक्सपेंसेस ज़्यादा होगी, ठीक है, और रिवेन्यू कम हो रहे हैं। और जैसा कि रिवेन्यू में मैं यहाँ पे रिवेन्यू को बढ़ा देता हूँ, एज अ मैं सेल्स करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, ठीक है, एक्सपेंसेस नहीं कर रहा, तो क्या होगा, माल तो घट जाएगा हमारे बिजनेस से। कितना सेल करोगे, 10, तुम्हारे पास बिस्किट है, 10 बिस्किट तुम, चलो 12 बिस्किट है, तुम एक साल में, एक महीने में 2 बिस्किट सेल करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, खत्म हो गया, 6 महीने में खत्म हो गया। फिर 6 महीने में तुम क्या बेचोगे, खर्च करना पड़ेगा तभी तो चलाओगे बिजनेस। प्रॉफिट मान ले तुमने एक साल में तुम्हें 12 बेच दिया, तुमने खरीदा था 10,000 का, 12,000 में बेच दिया। बाय द वे 6 महीने में कुछ कंटिजेंसी आ जाए बिजनेस में तो क्या दिक्कत तो आएंगी ही आएंगी। कंटिजेंसी आ जाए बिजनेस में, जैसे कि मान के चलो इनकम टैक्स वाले ने आपके कंपनी में आकर, या फिर पुलिस वाले कभी आते हैं, देखते हैं सेवी के थ्रू ज़्यादा करके होता है, कंपनी के थ्रू आते हैं चेकअप करने के लिए, ठीक है, कितना टर्नओवर है, कितना चल रहा है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कितना एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कितने लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है हमें चेकअप करना पड़ता है कि कितने रिवेन्यू हो रहे हैं, कितने एक्सपेंस हो रहे हैं, मतलब ये दोनों मैच करना चाहिए, ठीक है। इतना आप ध्यान में रखना, इस मैचिंग प्रिंसिपल में क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंसेस, और हम इतना आप माइंड लगा सकते हो कि मतलब ज़्यादा बेचते जा रहे हो, मटेरियल नहीं रहेगा, फिर आपका बिजनेस कैसे चलेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर चलते हैं, 4 प्रिंसिपल और रह रहे हैं बस। नेक्स्ट प्रिंसिपल है ड्यूल कॉन्सेप्ट,
या फिर ड्यूल एस्पेक्ट कह सकते हो, ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ठीक है, ड्यूल एस्पेक्ट मीन्स क्या होता है, वो ट्रांजैक्शन जो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड की जाती है एज अ डेबिट एंड एज अ क्रेडिट। ठीक है, अकाउंटिंग की दो एक्सपेक्ट होते, दो टर्म में अकाउंटिंग की जाती है, व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट इन क्रेडिट। क्या है, व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, all those transactions are recorded in the debit and credit also. Then इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर चलते हैं। रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट जो जैसे कि मैंने आपको ही बताया कि ज़्यादा रिवेन्यू नहीं होना चाहिए ना ज़्यादा एक्सपेंसेस, इक्वली होना चाहिए। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट हमारा ऐसा ही है कुछ। ठीक है, ज़्यादा रिवेन्यू ना हो और ना ज़्यादा एक्सपेंस हो। लेकिन इसमें एक चीज़ ये डाउट हो जाती है कि हम ज़्यादा रिवेन्यू करते हैं और ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं तो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगा, बैलेंसिंग का पोजीशन क्या शो करेगा, ज़्यादा रिवेन्यू हो और ज़्यादा एक्सपेंस हो। तो इसमें क्या होता है, हमें एक चीज़ फिक्स करना होता है, जैसे कि एक्सपेंसेस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं। और रिवेन्यू बेटर होना चाहिए, ज़्यादा फिर रिवेन्यू नहीं होनी चाहिए। रिवेन्यू करते जा रहे हो, करते जा, सेल करते जा रहे हो, परचेस कर ही नहीं रहे तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक्सपेंस कम होने चाहिए और रिवेन्यू थोड़ा ज़्यादा मान सकते हो। ठीक है, तो इससे हमारे फाइनेंशियल पोजीशन शो बेटर करता है। डन। नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर चलते हैं। वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप मान सकते हो। ठीक है, वेरीफेबल मतलब इसमें कोई ज़्यादा दबाव नहीं होता कि आप इतने ही मतलब किसी मार्केट के थ्रू, जैसे मार्केट वैल्यू हमारी 12 रुपये है तो आप 12 रुपये में ही बेचोगे सामान, लेकिन ऐसा कोई 22 नहीं है। ठीक है, और आप 12 रुपये की मार्केट वैल्यू है, अगर 10 रुपये में बेच रहे हो तो यहाँ पे कोई 22 वगैरह मतलब नहीं लगा है तुम्हारा, मतलब यहाँ पे कोई आपको फोर्स करने वाला नहीं है कि आप 10 रुपये में बेचो। ये आपके ऊपर है कि पहले आपने स्टॉक 9 रुपये में खरीदा था, आप 10 रुपये बेचना चाह रहे हो, इसमें प्रॉफिट है आपका, आप 12 रुपये में बेच सकते हो, आपको कोई यहाँ पे इशू नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल हो चुका है बाय द वे। अब हम देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रिंसिपल स्टार्टिंग से। फर्स्ट प्रिंसिपल हमने पढ़ लिया बिजनेस एंटिटी के बारे में। सेकंड प्रिंसिपल पढ़ लिया मनी मेजरमेंट के बारे में। सेकंड पढ़ लिया हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में। थर्ड पढ़ लिया फुल डिस्क्लोजर के बारे में। फिफ्थ पढ़ लिया मैटेरियलिटी के बारे में।
सिक्स पढ़ लिया प्रूडेंस के बारे में या कंजर्वेटिव्स के बारे में, ठीक है। कितने हो गए, 4 6। सेवेंथ हमने पढ़ा था पोस्ट एंड हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट के बारे में, एंड एट्थ हमने पढ़ा था मैचिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, नाइन्थ पढ़ा था ड्यूल कॉन्सेप्ट के बारे में, टेंथ पढ़ा था हमने रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के बारे में, मनी बिजनेस एंटिटी हो गया, मनी मेजरमेंट हो गया, फुल अकाउंटिंग हो गया, फुल डिस्क्लोजर हो गया, मटेरियलिटी हो गया, प्रिवेंस हो गया, कॉस्ट कॉन्सेप्ट हो गया, और मैचिंग हो गई, ड्यूल कॉन्सेप्ट हो गया, एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन हो गया, वेरीफिएबल लास्ट बचा है वेरीफिएबल। ठीक है, 2 4 6 6 5 11, ठीक है। ये 11 कैटेगरीज हैं जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल में डिवाइडेड किए गए हैं, ठीक है। पहले प्रिंसिपल में बिजनेस के ऑनर के बारे में जानते हैं, दूसरे प्रिंसिपल ऑनर ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड मनी ट्रांसफर, एंड थर्ड में हम जानते हैं ऑल द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल ईयर, ऑल द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटेंट, ठीक है। अकाउंटिंग में जितना काम है अकाउंटेंट संभालता है, ठीक है, एज फाइनेंशियल ईयर के जो मतलब जो फाइनेंशियल एक साल का होता है हमारा, ठीक है। अकाउंटिंग बेस है 1 अप्रैल एंड 31 मार्च एंडिंग, and full disclosure all these contingencies are in the material that can be bad for our business, and materially all those transactions are related to the material, and prudence and conservative we can say that do not anticipate profit provided all this possible of losses, ठीक है। हिस्टोरिकल एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट जैसे कि मैंने बताया कि आपको वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ दैट कॉस्ट are also predetermine the after the selling of goods, ठीक है। मतलब जो गुड्स हमने बेचे हैं उसके अगले साल बेचने पे क्या होगा, उसकी गुड्स की कॉस्ट घट जाएगी, ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट मैंने इसमें बताया रिवेन्यू इक्वल टू एक्सपेंस, ड्यूल कॉन्सेप्ट में डेबिट एंड सेकंड साइड क्रेडिट, रिवेन्यू इक्वल टू सेम एज revenue and expense but financial position are according to the revenue, and if there is no bias, okay. Thank you for this video. If you have any doubt and queries then ask me in a comment section also, and it's my WhatsApp number to direct contact any queries, okay. Okay, you can write down this, and if any queries related to this point then ask me. Thank you for watching this video, and please subscribe and like this video and share with your friends. Thank you.